हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज डेट है 5 जनवरी 2021 और हम सब डिस्कस करने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो कि हमारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये जो है पहला ब्रेल दिवस है। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 4 जनवरी को ही ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो ब्रेल लिपि के जो आविष्कारक है लुईस ब्रेल, इनका जन्म दिवस है 4 जनवरी को, इसी वजह से इसे 4 जनवरी को मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों को अगर हम देखें तो विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग जो हैं वह देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोग जो हैं उसमें कोई ना कोई दृष्टि विकार जरूर है। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य है दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना। अगर हम थोड़ी बात करते हैं लुईस ब्रेल के बारे में, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 4 जनवरी 1809 को हुआ था। कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को हुआ था और फ्रांस के कुपवरे में हुआ था। उन्हें दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार करने के लिए जाना जाता है। देखिए, इनके साथ एक वाकया हुआ था कि बचपन में एक दुर्घटना के कारण इनकी जो दोनों आंख है उसकी रोशनी चली गई थी और 1821 में ब्रेल को फ्रांसीसी सेना के चार्ल्स बेवियर के सैन्य संचार के प्रणाली के बारे में ज्ञात हुआ और इस प्रणाली में भी डॉट्स का उपयोग किया जाता था। और चार्ल्स वेबियर का एक कोई काफ़ी जटिल हुआ करता था कोड जो था, इस वजह से वो समझने में इनको कठिनाई हुई थी। लेकिन इसके बाद अपनी लिपि पर इन्होंने कार्य शुरू किया और 1824 तक लुईस ब्रेल ने अपनी लिपि को लगभग तैयार कर लिया था। और उस समय इनकी जो उम्र थी वो मात्र 15 वर्ष की थी, यानी कि 15 वर्ष की आयु तक इन्होंने लिपि को लगभग तैयार कर लिया था। और लुईस ब्रेल की जो लिपि थी वो काफ़ी सरल थी। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस का कैपिटल जो है आप सबको पता है कहाँ पे है, पेरिस में है ना। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलता है यूरो। और एक और चीज़ जो आपको नोट करनी चाहिए, जिस तरह से हमारे देश में संसद जो है वहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा होता है, जो कि हम कहते हैं अपर हाउस को क्या कहते हैं, राज्यसभा, और लोअर हाउस को कहते हैं लोकसभा। उसी तरह से वहाँ पे जो उच्च सदन है उसको सीनेट बोला जाता है और निम्न सदन को राष्ट्रीय परिषद बोला जाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है एमेनुअल मैक्रोन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आईयूसी का पूर्ण स्वरूप क्या होगा, जो हाल ही में खबरों में रहा। आईयूसी स्टैंड फॉर व्हाट, ये आपसे पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेज। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अनुसार इंटरकनेक्ट उपयोग शुल्क जो है यानी आईयूसी, इसको 1 जनवरी 2021 से शून्य कर दिया गया है। और आपको पता है कि अगर आप जियो यूज करते थे तो अभी हम लोगों को क्या होता था कि अदर नेटवर्क में बात करने में जो चार्जेस लगते थे वो भी अब फ्री हो गया है और इसी कारण से हो पाया है। आईयूसी शुल्क का भुगतान जो है दूरसंचार कंपनी द्वारा अपने नेटवर्क से विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए किए गए प्रत्येक कॉल के लिए किया जाता है। और इस कदम से पहले दूरसंचार कंपनियां जो थी वो आईयूसी के रूप में प्रति मिनट 6 पैसे का भुगतान कर रही थी और इसी वजह से हमें भी चार्ज देने होते थे, लेकिन अब वो खत्म हो गया है। और अगर हम ट्राई के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। ठीक है, 1997 की इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर जो है वो है आपका नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश ने टैम्पोन टैक्स को समाप्त कर दिया है। कौन सा वो देश है जहां पे टैम्पोन टैक्स को समाप्त किया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि ब्रिटेन ने मासिक धर्म उत्पाद पे जो टैक्स लगाता था उसको कहा जाता था टैम्पोन टैक्स और इसे समाप्त कर दिया है। ब्रिटेन ने मासिक धर्म उत्पादों पे लगने वाले 5% वैट जो है उसको खत्म कर दिया गया है और इसे टैम्पोन टैक्स के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि अब ब्रिटेन में मासिक धर्म उत्पाद पर कोई वैट नहीं लगेगा। अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के बारे में तो इसका कैपिटल लंदन और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो पाउंड स्टर्लिंग चलता है और जो यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। अगला प्रश्न है कि सोमा मंडल ने किस संगठन की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा आपका सेल यानी कि
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सोमा मंडल ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है और यह पद संभालने वाली यह पहली महिला बन गई हैं। इससे पहले वह सेल की निदेशक वाणिज्यिक थी और सेल ज्वाइन करने से पहले वह नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को में निदेशक वाणिज्यिक के पद पर रह चुकी हैं। अगर हम सीईओ की बात करते हैं तो ये तो आपको पता चल गया, सोमा मंडल हैं। और अगर हम बात करते हैं सेल के बारे में तो सेल का जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है और इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 19 जनवरी 1954। और अगर हम बात करते हैं इसमें ऑनरशिप की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें जो शेयर है वो 74.9% है, यानी कि इसमें जो 74.9% जो है शेयर वो किसकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि वर्ष 2020 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान जो है एक संगीत पुरस्कार है जो हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिपादकों को दिया जाता है। और 2020 के लिए जो तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है वो किसे किया गया है, वो किया गया है पंडित सतीश व्यास को। और आपको मैं बता दूं ये संतूर वादक हैं और 2004 में पंडित शिव कुमार शर्मा को दिया गया था और ये भी संतूर वादक हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 2019 में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया तो पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया और ये भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। इसमें 2 लाख रुपए की टैक्स मुक्त पुरस्कार राशि दी जाती है, साथ ही साथ सम्मान पट्टिका दिया जाता है, शॉल दिया जाता है और श्रीफल दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि पंडित सतीश व्यास जो हैं इनको 2003 में पद्मश्री और 2010 में गंधर्व सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान पुरस्कार जो दिया जाता है वह कौन से राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है, जंगल की आग की वजह से खबरों में रही दजको घाटी किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय या फिर नागालैंड। तो आपको मैं बता दूं दजुक जो है आपको कहीं कहीं दजुक भी दिखेगा, तो दजुको घाटी जो है ये भारत के नागालैंड और मणिपुर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में विस्तारित एक घाटी है और यह अपने प्राकृतिक वातावरण और प्राणी वनस्पति विविधता के लिए फेमस है, जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं दजुको घाटी की तो ये समुद्र तल से 2542 मीटर की ऊंचाई पे है। ठीक है, कितना, 2542 मीटर की ऊंचाई पे है ये आपका समुद्र तल से। और ये जो घाटी है सुंदर फूलों के लिए प्रसिद्ध है और इस घाटी में दुर्लभ दजोकू लिली भी पाई जाती है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका नागालैंड। लेकिन आपको कहीं कहीं मणिपुर भी दिख जाएगा क्योंकि मणिपुर और नागालैंड की जो बॉर्डर है वहाँ पे स्थित है, लेकिन यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका नागालैंड। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी। और हाँ, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।